अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट के साथ साथ इंडस्ट्री की सूरत हाल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामला, टैक्सेशन के मसाइल, सेल्स टैक्स के इशूज़, बिजनेसमैन की परेशानियां, बिजनेसमैन से जुड़े एफबीआर के मसाइल और फिर टैक्सेशन रिफॉर्म्स की बात, और फिर स्टॉक मार्केट में इस वक्त बेहतरी, इसकी वजूहात क्या हैं। डॉलर अभी तक उड़ान ऊंची उड़ रहा है और दूसरी तरफ सोने के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर तो बड़े हैं, लेकिन उसकी बहुत सी और रीज़न्स है जिस पर आज बात करेंगे। पाकिस्तान की अर्निंग के लिए इस वक्त क्या सोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। दयामिर भाषा डैम का चौथी बार इफ्तिताह तो कर दिया वज़ीर आज़म ने, लेकिन जब तक उस पर काम शुरू ना हो तब तक कोई उससे उम्मीद नहीं बांध पा रहा। बहुत सारी चीज़ें हैं। बजट के बाद की सूरत हाल, इंडस्ट्री को क्या मिला क्या नहीं मिला, इंडस्ट्री के मसाइल क्या हैं, फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या इश्यूज़ हैं, और जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं वो उसको कैसे देखते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हमने आज बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून अस्करी साहब, साबिक एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उनके साथ साथ असद नसीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। आज उनसे भी इस पर बात करेंगे। ज़ियाउद्दीन साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर के बाद। ज़ियाउद्दीन साहब वाइस प्रेसिडेंट है हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे भी इस पर बात करेंगे। हारून साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी हारून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। मुझे हारून साहब की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। हारून साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सर? नहीं, बिल्कुल पहुंच रही है जी। आवाज, लेकिन अच्छा, हारून साहब, मैं चाहूँगा कि हम ज़रा शुरुआत इसी बात से कर लेते हैं कि हालात बेहतर है माशाल्लाह से। 37,000 की हद भी उबूर कर ली। स्टॉक मार्केट ने 338 पॉइंट्स आज भी गेन किए, पॉजिटिव है स्टॉक मार्केट। सर पिछले कोई हम 2 हफ्तों में अगर देखें तो स्टॉक मार्केट ने बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई। आज क्लोजिंग डे भी बड़ा अच्छा जा रहा है स्टॉक मार्केट का। जी देखिए, स्टॉक एक्सचेंज ने काफी से ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई है। मैं इसका आपका थोड़ा सा एनालिसिस बता देता हूँ कि अगर आप हमारी मार्केट को देखें तो ये तकरीबन मिड अगस्त में इट वाज नियरली 2800 28,000 के करीब थी, और उसके बाद से लेके फिर मिड जनवरी तक ये राइज हुई है, 44,000 तक चली गई। उसके बाद फिर इसके अंदर डिक्लाइन आया, और इसके बाद जनवरी से लेके और मार्च 23 तक फिर हमने देखा इसमें डिक्लाइन दोबारा से आया। उसके बाद लेट मार्च से लेके अप्रैल तक ये कंसोलिडेशन, अप्रैल और मई में पे काफ़ी देर तक इसमें कंसोलिडेशन रही, और अब शुरू जुलाई से तकरीबन 13 दिन मुस्तकिल तेज़ी रही, जो कि पिछले 30 महीनों में कभी ऐसा हुआ नहीं। और मार्केट ने अपनी सूरत हाल जो है वो पॉजिटिव कर ली। वॉल्यूम इसके साथ साथ एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि ये वाली जो सस्टेन राइज है ये बरकरार रहेगी, और ये एक फॉल्स अपसाइड नहीं है, बल्कि इसमें यही है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो व्यूज़ है मार्केट के हवाले से वो पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम ये देख रहे हैं कि फॉरेनर्स जो है वो मुस्तकिल सेलिंग पर आए हुए हैं। और इसका भी मैंने देखा, एनालिसिस किया कि फॉरेनर्स तो पिछले तकरीबन 4 साल से हर साल तकरीबन $350 मिलियन का माल बेच रहे हैं। और मैंने 2016 में तो बल्कि ये फिगर जो थी वो 600 मिलियन थी, और हर साल पिछले 4 सालों से फॉरेनर्स बेच रहे हैं। तो मार्केट के अंदर जो लोकल इंडिविजुअल हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और इंश्योरेंस कंपनी हैं, ख़ास तौर से ये मार्केट के को सपोर्ट कर रहे हैं। और मार्केट की बुनियादी सपोर्ट की वजह ये भी है कि पाकिस्तान के जो मेजर इकोनॉमिक मसाइल हैं उसके ऊपर इन्वेस्टर का एक पॉजिटिव व्यू है, ख़ास तौर से ट्रेड डेफिसिट के हवाले से। जब हमने ये देखा कि हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल के मुकाबले में जो है वो काफ़ी कम हो गया है। हमारी इंपोर्ट तकरीबन एक साल में तकरीबन 20% नीचे गिरी हैं, जबकि एक्सपोर्ट सिर्फ 6% गिरी हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ है। अब सवाल इस, और दूसरा बात ये कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर इस्तेकाम नज़र आता है, वो थोड़े थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
और आइंदा अब आपने देखा जून की जो एक्सपोर्ट नंबर थे वो भी बड़े इनकरेजिंग थे और जून में हमने ये देखा कि कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो बेहतर हुआ, इंपोर्ट भी थोड़ी सी बढ़ी है और एक्सपोर्ट भी थोड़ी सी बढ़ी है। तो इससे पता ये चलता है कि इकोनॉमी का जो पहिया है वो चलता रहेगा और चल रहा और कंज्यूमर जो हैं वो उसके ऊपर अभी तक भरोसा किए हुए हैं। ठीक है, मैं हारून साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा एक सवाल के साथ। एक जब आपने ज़र मुबादला के ज़खायर का भी जिक्र किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बढ़ने की बहुत सारी रीज़न है, मैं ये भी आपसे जानता हूँ। पहले ज़रा मैं असद साहब से एक सवाल ज़रा। असद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज वक्त दिया है। सर, इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हम सुनते तो हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा आप खुद अपनी ज़बानी हमें बताएं कि मसाइल हैं कहाँ पर। SRO जो वो वाला मामला था उसका इशू कहाँ तक पहुँचा, फिर क्या ज़ीरो रेटिंग ख़त्म होने से कोई फ़र्क पड़ा है, और जो बिजली गैस इसके स्लैब्स के मसाइल हैं वो इंडस्ट्री के साथ कितने जुड़े हुए हैं, फिर ज़रा एम्प्लॉयज़ की जो सिचुएशन है, ये तमाम तर चीज़ें ज़रा आज इनका अहाता भी कर लेते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया अरसलान। इसमें इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर वन थिंग जो हमें चाहिए वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नंबर टू, एक्सेस टू द एग्जिस्टिंग मार्केट्स एंड न्यू मार्केट्स एज वेल। इसी तरह रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन एनर्जी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो ऑब्वियसली जो है फिलहाल पिछले कुछ सालों में तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नेगेटिव हैं। और अगर नई इंडस्ट्री लगाने की बात हम करें तो आई थिंक इस 60s की दिहाई के बाद जो है वो एज सच कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं लग सकी पाकिस्तान में, जिसको हम ट्रू सेंस में एक मेजर इंडस्ट्री कहें। तो डेफिनेटली चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के लिए और अनफॉर्चुनेटली हमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना कोई बड़े सीरियस या जिसे कहते हैं ना जहादी बुनियादों पे कोई एफर्ट्स नजर नहीं आए जो इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। क्योंकि अगर मैं 60s की रिहाई की बात करूं तो वो इट वाज वेरी कॉमन इन कराची के जी एवरी वीक देयर वाज अ न्यू फैक्ट्री इंस्टॉल्ड। तो ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई इंसेंटिव जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए नहीं है, इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, उसमें डेफिनेटली जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके लिए। तो ये फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें तो डेफिनेटली पाकिस्तान में चीजें कंपैरेटिवली नेगेटिव हैं बिकॉज 2008 ऑनवर्ड्स वी हैड सम सीरियस एनर्जी इश्यूज। अच्छा असद साहब, एक चीज़ और मुझे बताएं कि हमने बड़ा लंबा अरसा ये बहस सुनते रहे कि ज़ीरो रेटिंग वाला मामला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, हम इस तरह कर लेंगे, हम इस तरह। क्या सर इससे कोई फ़र्क पड़ा है ज़ीरो रेटिंग के खात्मे से? नहीं देखिए जी, जीरो रेटिंग तो नहीं खत्म हुई ना। SRO 1125 जो है बेसिकली वो अभी तक जिसमें आपके 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स थे, जिसमें ऑफ ग्लव्स भी आ जाता है और बाकी सेक्टर्स भी आ जाते हैं। टेक्सटाइल है, उसमें सर्जिकल गुड्स हैं एंड स्पोर्ट्स गुड्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं। तो इन सब पे जीरो रेटिंग एक्सपोर्टर्स एंजॉय कर रहे थे। बट लास्ट ईयर से जो है SRO 1125 को विड्रॉ कर लिया एंड उससे एक सम सीरियस इश्यूज इन द कैश फ्लोज ऑफ एक्सपोर्टर्स आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनके रिफंड्स बहुत लेट थे, प्लस प्रोसेस नया था, बड़ी हैसल के अंदर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया और एक्सपोर्टर्स को 6 माह लगे अपने रिफंड क्लेम करने के लिए। और अगर मैं उस पर अगर अपना एनालिसिस दूं तो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा है जहां पर आप फिर भी कहें कि शायद कोई लोकल और एक्सपोर्ट सेल में एक मिक्स हो। बट इफ यू टॉक अबाउट द सर्जिकल सेक्टर, क्लॉथ सेक्टर, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर, लेदर गारमेंट्स, तो उसमें कंजम्पशन लोकल 1% से ज्यादा भी नहीं होगी जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको कैश फ्लो को प्रेशर में लेकर आना डेफिनेटली जो है वो एक जो है वो एक्सपोर्टर्स के लिए एक सीरियस सेटबैक था, और क्योंकि रिफंड्स वर डिलेड और कैश फ्लो इश्यूज जो है वो फेस कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स हमारी रिक्वेस्ट थी इस बजट में भी कि अगर काइंडली उसको रीइंस्टेट किया जाए और जो है ना दोबारा से जीरो रेटिंग एंजॉय कर सकें एक्सपोर्ट सेक्टर, तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड। क्योंकि इसके साथ साथ कुछ विद होल्डिंग जो सेल्स टैक्स है 5%, उनके भी नोटिस सर्व किए गए कंपनीज को कि भाई वो विद हेल्ड जो है वो होंगे। तो जो हम एंजॉय कर रहे थे एक्सपोर्ट सेक्टर और जो बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स और बाकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंक्रीज ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, हम जो है वो इन सेल्स टैक्स के
मैटर्स में जो है वो काफी हद तक पिछले साल में उलझे रहे। मैं ज़रा ज़ियाउद्दीन साहब की तरफ जाता हूँ। ज़ियाउद्दीन साहब साबिक नायब सदर हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनसे भी ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, पिछले दिनों काफ़ी आपके साथ डिस्कशन हो रही थी एक्सपोर्ट के मामले पे, मैंगो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे थे। ज़रा इस पर बताएं क्या सूरत हाल निकली। पीआईए तो काफ़ी सारे मुल्कों में बैन हो गई। पीआईए से आपने उम्मीदें लगाई थी जब 30% उन्होंने कार्गो रेट्स में कमी की थी। अब क्या सूरत हाल है सर? तो सर पीआईए अपने घर बैठ गई ना, अब तो पीआईए मार्केट्स में ही नहीं है, तो हमने भी माल भेजना बंद कर दिया क्योंकि हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। जो फ्रेट इस वक्त दूसरी एयरलाइंस के थे, कतर के थे या एमिरेट्स वगैरह, वो हमने फिर नहीं ले सके, वो लिहाजा एक्सपोर्ट फिर हमने बंद कर दी। जो थोड़ा बहुत अगर कोई बायर अफोर्ड कर सकता था फ्रेट, तो हमने उनको कुछ भेजा है, अदरवाइज हो गया। जो हुकूमत को करने का काम तो हुकूमत ने बहरहाल नहीं किया, एंड ऑफ द डे पीआईए बंद हो गई। अब तो जो सर असद साहब जिक्र कर रहे हैं सनत का, इसको सपोर्ट देने की जरूरत है अरसलान भाई। अब तो जो मुल्क की सूरत हाल है ना, मैं आपको अर्ज करूँ, हुकूमत जो मईशत को संभालने के लिए इक़दाम करती है या ऐलानात करती है या मराद देने की कोशिश करती है, तो अफसोस इस बात का है कि इदारे उसको सपोर्ट नहीं करते। स्टेट बैंक अगर बैंकों को कहता है मिसाल के तौर पे कि लोन इन्होंने एक स्कीम दी थी कि जिनके पास 3 महीने तक की सैलरीज कोरोना से जो मुतासिर हुई सनतें, उनको 3 महीने तक की सैलरीज का लोन देगा। मुझे कल भी पता है काफी सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी कि स्टेट बैंक को अप्रोच करने की हमने अप्लाई किया हुआ है, फलां बैंक को तो बैंक उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हुकूमत को मराद देने के बाद सर उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, या उसको फॉलो करें। दूसरे एक आपकी बात का मैं थोड़ा सा हज कर लूँ सनत के हवाले से, जो बैन सूबाई हमारे यहाँ मसला है। कल मेरे पास कुछ लोग आए थे कोयटा से, उन्होंने अपना एक एल्युमिनियम का कुछ सामान बनाया था बलूचिस्तान से, उनका माल पकड़ा गया सखर में, वो जा रहा था लाहौर। अब सर उसमें 12,000 टन, कोई 12,000 किलो उसमें कोई माल है, एल्युमिनियम सैंपल वो भेज रहे हैं लाहौर। कस्टम ने सखर में उसको पकड़ लिया। अब वो बंदा जब सनतकार है, उसको पकड़ लिया, उसको हैदराबाद भेज दिया। अब वो उनको रुल रहा है 15 दिन से कि मेरा माल कहाँ है, मेरा सामान कहाँ है। जो अफसर उसको पकड़ रहा है, उसको ये साबित करना है कि माल चोरी का है या स्मगल्ड है या नाजायज है। अब वो जो मालिक है, सनत इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का लेटर, अपने एक्सपोर्ट का लेटर, अपने एफबीआर के लेटर, अपने जो टैक्स उसने 70 लाख रुपए पिछले साल दिया, सारा लेकर घूम रहा है। लेकिन एक 15-16 ग्रेड का अफसर उसको परेशान कर रहा है। 10 दिन से वो सक्कर बैठा रहा, उसको आप हैदराबाद जाओ, वो हैदराबाद आ गया, कलेक्टर से मिल लिया, वहां वो कहते हैं आपके डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है, माल आपका यहाँ पड़ा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? लाखों रुपए का माल उसका है, खराब हो रहा है। तो ये तो खराब करने वाली बात है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मईशत को सपोर्ट करने की जरूरत है। पूरा पाकिस्तानी सनतकार, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरा ताजिर मईशत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की अपनी पॉलिसी, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चेक एंड बैलेंस वो नहीं है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। बाकी असर साहब ने सारी इंडस्ट्रीज के आपको डिटेल के साथ बता दिए। मेरे ख्याल है 0 रेटिंग की जो हमने बात की वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हुआ है वो। चलें इस पे और भी बात करता हूँ मैं, जरा कुछ और चीजें भी हैं जिस पे बात करेंगे। हारून साहब, सर आप कह रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाला मामला बेहतर हुआ। बिल्कुल बेहतर हुआ। 16 करोड़ 25 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है मजमूई जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अभी मैं अगर जुलाई की 10 जुलाई तक की बात करूँ तो मरकज़ी जो बैंक है उसके ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 करोड़ 33 लाख डॉलर का इजाफा हो। लेकिन सर क्या आप नहीं समझते कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर में इतनी तेज़ी से हम इजाफा और फिर इसका घटना भी देखते हैं, क्या ये ज़्यादातर इजाफा कोई लोन्स पर नहीं टिका हुआ जो बैन अवी लोन्स ले रही है गवर्नमेंट? देखिए, इसमें बुनियादी मुहर्रिक जो है वो है इंपोर्ट का कम होना, खासतौर से ऑयल की इंपोर्ट में कमी की बात है। उसकी वजह से जो हमारा ट्रेड बैलेंस बेहतर हुआ है, उसकी वजह से हमारा रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं। दूसरी बात ये है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ मल्टीलैटरल एजेंसीज की तरफ से कोविड रिलेटेड जो फंड्स आए हैं, उसकी वजह से भी हमें हेल्प हो रही है। हमारा जो G20 का लोन है, उसके अंदर भी हमें इस साल रीपेमेंट की जो सहूलत मिल रही है, उसकी वजह से भी है। हमारे पास जो ऑयल की डेफर पेमेंट का एग्रीमेंट है, उससे भी हमें मदद मिल रही है। तो बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये बात में तो दुनिया में कोई भी शख्स डिसएग्री नहीं कर सकता कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो बुनियादी मसला है वो हमारी एक्सपोर्ट
को बढ़ाना है। जब तक हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, ये जो रिजर्व्स हैं हमारे या जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो टेम्परेरी तौर पर बेहतर हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में 1-2 साल के बाद जब हमारी रीपेमेंट्स जो हैं वो ड्यू होंगी, जो लोन्स हमारे, तो उस वक़्त के लिए हमारे पास सिवाय एक्सपोर्ट को बेहतर करने के कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तान का सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, और हुकूमत पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा मामूली काम नहीं है। इसकी तमाम मार्केटिंग चैनल्स और सप्लाई चेन जो हैं उनको दुरुस्त करना पड़ता है। वो 2 महीने में या 3 महीने में एक्सपोर्ट बढ़ना कोई मजाक की बात नहीं है। आप कितने भी, तो ये तमाम चीज़ों को जब तक हुकूमत ख़ास तौर से एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं देती, तो हमारे रिजर्व्स और हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो इतना ही जो है वो वॉलेटाइल और रहेगा। और इसके ऊपर कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो 2-3 साल के अंदर ये फोरकास्ट कर सकता ही नहीं है कि हमारा रुपया कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि हमारे पास अभी कोविड की वजह से हमारी इंपोर्ट्स बहुत कम हैं, और जैसे ही ये कोविड के अंदर कंज्यूमर बाहर निकलेगा तो हमारे पास चूंकि लोकल प्रोडक्शन डिपेंड करती है तमाम रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करने का, ऑयल इंपोर्ट करने का, बहुत सारी चीज़ें, तो वो दोबारा से हमारी डिमांड जनरेट होगी। इंटरेस्ट रेट्स का 14% तक जाना और अब 6%, तो उसने जो डिमांड को कर्टेल किया था उसकी वजह से भी हमारी एग्रीगेट डिमांड्स बहुत कम हो गई थी। अब ये कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, फिर हमने ये भी देखा कि हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर से अगर हम देखें कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को अगर हम देखते हैं तो वो डबल फिगर में आ चुकी है। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ हमारी एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारी चीज़ें, इन्फ्लेशन वापस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके बारे में वॉर फुटिंग के ऊपर कोई बात करे, और ख़ास तौर से इन्वेस्टर को कोई फॉरवर्ड गाइडेंस दे, ताकि उसको, उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं, जिनका इरादा है कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उनको क्लैरिटी आ जाए कि अब वो इत्मीनान के साथ अपना सरमाया जो है वो अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है सर, वर्किंग कैपिटल वाला मामले पर भी मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। इस पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। असद साहब, सर 2015 के बाद से थोड़ी सी अगर मैं देख रहा हूँ 2015 के बाद से बतदरीज हमारी एक्सपोर्ट की सूरत हाल थोड़ी ख़राब होती रही है। मैं ज़रा एक ब्रेक पर जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो असद साहब से ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 2015 के बाद से एक्सपोर्ट नीचे आई हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है, और उससे पहले एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल थी वो किन चीज़ों पर टिकी हुई थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं।